हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे 6 जून को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस को, जो कि यूपीएससी जीएस और जीएस पेपर 4 जीएस 1 to 4 पेपर के लिए हाइल्ड एल्डिंग टॉपिक एनालिसिस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ हियर अबाउट जीएस पेपर 1 to जीएस पेपर 4। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा क्या कहता है जीएस पेपर 1 का टॉपिक जो है द पार्टनरलेस पैराडॉक्स। तो इसे हम समझेंगे ध्यान से। द पार्टनरलेस पैराडॉक्स क्या कहता है? तो पार्टनरलेस पैराडॉक्स कहता है अकेले रहने का विरोधाभास। इसका पार्टनरलेस पैराडॉक्स का मतलब हो गया अकेले रहने का विरोधाभास। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल ट्रेंड कहता है विडोवेड, डाइवोर्स और सेपरेटेड पॉपुलेशन फेल फ्रॉम 4.1% 2014 में, और ये 3.5% हो गया 2024 में। तो यहाँ पे देखते हैं कि पैराडॉक्स जो कहता है कि नेशनल ट्रेंड जो कर रहा है कि देश में विडोवेड, डाइवोर्स या सेपरेट अलग रहने वाले लोग की आबादी पिछले 10 साल में कम हुई है। 2014 में 4.1% थी, जो कि 2024 में घटकर 3.5% हो गई है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे जेंडर गैप को देखेंगे। तो जेंडर चेसम, तो 5.4% ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन कैरीज स्टेटस वर्सेस ओनली 1.6% ऑफ मेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि जेंडर चेसम, जिसे जेंडर गैप भी कहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा गैप आया है, बहुत बड़ा अंतर आया है, दिखाई दे रहा है। आबादी में 77% महिलाएं हैं, जो कि कुल महिलाओं की आबादी का 5.4% का इस कैटेगरी में है, और जबकि पुरुषों में ये सिर्फ 1.6% है। इसका मतलब पुरुष या तो दोबारा शादी कर लेते हैं या उनकी स्थिति अलग है। और ये रीजनल ट्रेंड, रीजनल वर्किंग, तो रीजनल वर्किंग कहता है तमिलनाडु 7.2% एंड केरला 6.3%, शोइंग राइजिंग ट्रेंड ड्यू टू हायर लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो तमिलनाडु का 7.2% और केरला का 6.3% जैसे राज्यों में ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। इसका कारण वहाँ महिलाओं में ज़्यादा साक्षरता, ज़्यादा पढ़ लिख रही है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि अपने आप पे डिपेंडेंट है, आर्थिक रूप से बहुत ही आत्मनिर्भर और मजबूत है, जो जहाँ वो बिना किसी के दबाव के अकेले रहने का फैसला करती है और रहने में सक्षम होती हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं उनको अकेले रहने में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, इसे ध्यान से देखेंगे, तो बने रहें सेशन पे। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो कि ये एड्रेसिंग कैपिटलिटीज़ क्या कहता है, कैपिटलिस्ट्स। तो एड्रेसिंग कैपिटलिस्ट क्या कहता है, तो यह जाता है कि पॉलिसी ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इरोजन, फेडरल कॉन्विलिटी, though the capitalists Sandori Delhi defense policy like CBSE on screen marking OSM lack local context power internet training। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब है कि दिल्ली में बेहतर पूरे देश के लिए ऐसी पॉलिसी बनाना जिसमें लोकल ग्राउंड रियलिटी का ध्यान ना रखा गया हो, जिसमें जैसे कि CBSE का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, इसमें कॉपी चेक करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए, पर देश के कई हिस्सों में बिजली, इंटरनेट और ट्रेनिंग की कमी से इसका प्रॉब्लम हुआ, जो कि आप हर एक न्यूज़ में देख रहे थे कि इसका बहुत ही हानि पहुंचा है, स्टूडेंट पे बहुत ही इफेक्ट पड़ा है। तो इंस्टीट्यूशनल इरोजन क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है इंस्टीट्यूशनल इरोजन। तो इंस्टीट्यूशनल इरोजन यहाँ पे समझेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेजियल कॉन्वाइवल एग्जाम सिटिंग टू कॉन्ट्रेक्चुअल NTA मॉडल हैज़ रिड्यूस प्रोफेशनल अटैचमेंट एंड एम्पैथी। तो यहाँ पे समझेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इरोजन क्या कहता है। पहले एग्ज़ाम का माहौल थोड़ा फ्रेंडली और प्रोफेशनल होता था, पर अब NTA का मतलब क्या हो जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सब आप नॉर्मल रूप से याद रखेंगे, जो कि आपको मेंशन करिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपका राइटिंग सेशन में। तो हर एक छोटे फुल फॉर्म को कनेक्ट करना और डिराइव फॉर्म उसका याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कॉन्टेक्चुअल मॉडल की वजह से
प्रोफेशनल का कम के प्रारित और एम्पैथी कम हुई है। तो ये फेडरल कन्विबिलिटी यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट द नीड फॉर अ विकास भारत दैट इज ऑल्सो कॉन्वेंशियल भारत डिसेंट्रलाइज डाइवर्स एंड कॉन्शियस बेस्ड। तो यहाँ पे कहता है विकसित भारत बनाने के लिए एक कॉन्वाइवल भारत, खुश मिजाज और मिलनसार भारत की ज़रूरत है जो डिसेंट्रलाइज हो और सभी की सहमति से चले। तो फेडरल कनेक्टिविटी ये सब कहता है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, जो कि सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है, और ये सब आपको इंग्लिश में सब नोट्स आपको दिया हुआ है, ये सब आप अपना नोट करें और समझें सब कुछ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी इन एग्जाम्स। तो यहाँ पे समझेंगे अकाउंटेबिलिटी इन एग्जाम्स। अकाउंटेबिलिटी इन एग्जाम्स क्या कहता है, इम्प्यूनिटी क्राइसिस, चार्ज सीटिंग लैब्स, सिस्टमेटिक वीकनेस। तो इम्प्यूनिटी क्राइसिस क्या कहता है, एज्यूम कन्विक्टेड इन ओनली 2 आउट ऑफ 45 मेजर पेपर लीक केसेस 2002 to 2025। तो यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एग्ज़ाम क्या कहता है और इम्प्यूनिटी क्राइसिस में इसका क्या असर पड़ा। तो सालों से पेपर लीक हो रहा है पर इंसाफ नहीं मिलता। 2002 से 2025 के बीच 45 बड़े पेपर लीक केस में सिर्फ 2 केस में जो कि इसका सुनवाई हुआ और इसका कुछ परिणाम निकला। अधिकतर केस ऐसे ही पेंडिंग और पड़े रह जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे अब देखेंगे चार्ज सीटिंग लैब्स, 55% ऑफ द 1658 अरेस्टेड वेयर चार्ज सेटेड। तो जितने लोग 1658 अरेस्ट हुए उनमें से सिर्फ 55% के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल हो पाई। इसका बड़ा कारण प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी को बिना प्रॉपर चेकिंग के एग्ज़ाम कंडक्टिंग का काम आउटसोर्स करना है। और इंडिया यूएस ट्रेड डिप्लोमेसी, तो इंडिया ट्रेड डिप्लोमेसी को यहाँ पे अब समझेंगे। तो देखते हैं, तो एथिक्स थोड़ा सा यहाँ पे एथिक्स इम्पैक्ट जीएस पेपर 4 का है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर लीक्स अंडरमाइन द मेट्रिकोमेसी प्रॉमिस, रिपीटेड फेल्यूअर्स वीकने इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट अमंग 3.86 करोड़ एस्पिरेंट। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है कि इंडिया यूएस ट्रेड डिप्लोमेसी। तो इंडिया यूएस ट्रेड डिप्लोमेसी क्या कहता है, इंडिया यूएस ट्रेड डिप्लोमेसी कहता है कि बायलैटरल डील, सेक्शन 301 टैरिफ्स एंड स्ट्रेटेजिक्स अलाइनमेंट। तो नाउ हियर अंडरस्टैंड अबाउट द बायलैटरल डील। तो फर्स्ट ट्रांस of the bilateral trade deal to be exhausted by mid-July, expected to provide preferential access to India। तो यहाँ पे कहता है कि इंडिया यूएस बायलैटरल डील जो कहता है कि आपका जो कि इंडिया यूएस ट्रेड का डिप्लोमेसी का फर्स्ट पॉइंट है बायलैटरल ट्रेड डील। यहाँ पे समझेंगे कि ये कहता है कि इंडिया और यूएस के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता होने वाला है, जिसका पहला हिस्सा जुलाई के बीच तक शुरू हो जाएगा। इससे भारत को यूएस मार्केट में परफेंशियली और जो खास तजुर्बा मिलेगी, जो कि यूएस में इसका खास तजुर्बा मिलेगी यूएस के मार्केट में। और ये सेक्शन 301 टैरिफ क्या कहता है, यूएस ने 54 देशों पर वो 12.5% टैरिफ्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, यूएसटीआर के पास सेक्शन 301 के तहत ये पावर होती है कि वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को बाईपास करके टैक्स लगा सके। इस समझौते में दोनों देश ट्रेड इन गुड्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ये सब है, निगोशिएट कवरिंग ट्रेड इन गुड्स, नॉन टैरिफ मेजर्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं कि ये इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है, जो कि जीएस पेपर 3 का है। यहाँ पे समझते हैं कि जीडीपी क्या कहता है। जीडीपी को क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को। तो जीडीपी ग्रोथ डाइवर्स FY26 को यहाँ पे समझेंगे। तो FY26 क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग 10.7%, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट 11% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 10.4%, एग्रीकल्चर 3.0% और 3%। FY26 प्रोविंशियल एस्टिमेटेड 7.7% जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.7% हो गया।
तो यहाँ पे आप समझेंगे पूरा अच्छे से कि क्या कहता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.7% का प्रोविंशियल एस्टीमेट लगाया गया था, जो पहले के 7.7% के अंदाजे से बेहतर है। और ग्रोथ में ड्राइवर्स हैं, ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट 11% हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग 10.7% और फाइनेंशियल सर्विस 10.4%। वही एग्रीकल्चर सबसे पीछे 3 पर है। तो ये सब पॉइंट आप ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, और ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो मेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से, मेंस के व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। और ग्राफ को दर्शाइएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और इंटरेक्टिव लगेगा। और यहाँ पे देखते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक FY26 क्या कहता है। तो आरबीआई मॉनेटरी, एक मिनट, यस, हेयर इज जीएस पेपर 3 का पार्ट हो जाता है ये भी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक क्या कहता है। तो now here understand about the RBI monetary policy outlooks. Here the key forecast revision metric previous revised, and GDP growth FY27 said about the previous year का परसेंटेज दर्शाता है 6.9 था, और अभी जो रिवाइज करके किया है 6.6% है। और CPI इन्फ्लेशन FY27 जो कहता है कि प्रीवियस ईयर का जो था डाटा, 4.6% है। CPI इन्फ्लेशन FY27 4.6%, और रिवाइज जो डाटा है 5.1%, और रॉप रेट अनचेंज है जो कि पहले जैसे था 5.25% ही है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को समझेंगे। आरबीआई ने FY27 के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ का अंदाज़ा 6.9% से घटाकर 6.7 कर दिया है। वही CPI इन्फ्लेशन का अंदाज़ा 4.6 से बढ़ाकर 5.1% किया, और रिपो रेट 5.24% पर अनचेंज है, जो कि जैसे पहले था वैसे ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कंसर्न्स रिस्क क्लाइमेट सब नॉर्मल, SW मानसून एंड ई नैनो रिस्क एनर्जी क्रूड ऑयल एज्यूम हायर $85 बैरल एंड इन्फ्लेशन टारगेटेड 4% रिमेन सैक्रोसेंट बट मीडियम ट्रेड टर्म। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। तो नाउ हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। व्हाट इज से अबाउट द अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या कहता है, अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल क्या कहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे ड्राइव किया गया है। तो अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल कहता है टैक्स स्क्रैपिंग विद होल्डिंग टैक्स एंड एक्सटर्नल अकाउंट। तो यहाँ पे समझेंगे टैक्स स्क्रैपिंग में कहता है कि गवर्नमेंट स्क्रैप 12.5% LTCG एंड 30% STCG फॉर फाइल्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग 50 मिलियन इनफ्लोस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि हो गया आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉरेन नेशनल तो टैक्स स्क्रैपिंग के बारे में यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सक्सेस को यहाँ पे तो यहाँ पे है कि नीलगिरी थार सेंसस 1364 इंडिविजुअल्स 4.68% इंक्रीज ओवर 2025 इंडेंजर्ड अनग्लेड एक्सक्लूसिव टू साउदर्न वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साउथ इंडिया में पाए जाने वाले इंडेंजर्ड जानवर नीलगिरी तहर की आबादी पिछले साल से 4.68% बढ़कर 1364 हो गई है। और प्रोटेक्शन जो इसका है हाईएस्ट स्टेटस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इकोसिस्टम रूल वाइटल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन सब एल्पाइन ग्रासलैंड्स हॉट स्पॉट्स एनिमल हिल्स 44.8% पॉपुलेशन एंड नीलगिरी। तो यहाँ पे कहता है कि जो कि इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली है, और ये सब एल्पाइन ग्रासलैंड के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हें सबसे बड़ी आबादी 44.8% अनमाली हिल्स में है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्लीन मोबिलिटी इन एनसीआर। क्लीन मोबिलिटी इन एनसीआर क्या कहता है, जो कि जीएस पेपर 3 का पार्ट हो जाता है। इमिशन शिफ्ट इंसेंटिवाइजिंग ट्रांजिशन फ्रॉम BS4 to BS6 1 previous truck pollutes as much as 14 BS6 vehicles। तो यहाँ पे समझेंगे। और फिर सेकेंड पॉइंट हो जाता है सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज कैबिनेट अप्रूवल। तो सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ CO एंड 63% ऑफ NOx इन दिल्ली NCR ट्रक्स
buses share 36% of PM 2.5 load. एंड कैबिनेट अप्रूवल क्या कहता है, 2 years स्कीम फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड कमर्शियल फील्ड्स एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट ऑन व्हीकल्स। तो यहाँ पे कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम करने के लिए BS4 से BS6 व्हीकल्स पर शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है। एक पुराना ट्रक 40 नए BS6 ट्रक्स के बराबर पॉल्यूशन फैलाता है। और दिल्ली के पॉपुलेशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बड़ा हाथ है, जो कि 40% कार्बन मोनोऑक्साइड और 40% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 63% नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस करता है, यहाँ आता है। और इसके लिए सरकार ने पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों को बदलने के लिए 2 साल की स्कीम का अप्रूवल दिया है। इसमें गवर्नमेंट की अपनी गाड़ियाँ शामिल नहीं हैं। तो ये सब देख रहे हैं कि सरकार अपनी पे नहीं लेती है, वह पब्लिक पे ही सब कुछ फूटता है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं, एमिशन शिफ्ट, सोर्स इन कंट्रीब्यूशन एंड कैबिनेट अप्रूवल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी क्या कहता है, यहाँ पे हम ध्यान से। तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी जो आ जाता है, ये इथिक्स का पार्ट हो जाता है, ये इथिक्स का पार्ट है। तो इम्प्यूनिटी फॉर एग्जाम लीक्स अंडरमाइंस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड एस्पिरेशनल क्लासेस, moral hazards, negligible conversion rates, encourage organized paper mafias, institutional duty, the shift to private testing agency required heightened ethical vigilance to mitigate vulnerabilities, and justice sensitivity to recruitment is a gateway to social mobility. Its breach is breach of justice. तो यहाँ पे कहता है कि पेपर लीक करने वालों को सज़ा ना मिलना सरकार और पढ़ने लिखने वालों यूथ के बीच का विश्वास तोड़ता है। और मोरल हैज़ार्ड, जब सज़ा का रेट नेग्लिजिबल होता है तो पेपर माफियाज का हौसले बढ़ते हैं। और जस्टिस यहाँ पे डिले होता है, किसी भी नौकरी की भर्ती का साफ सुथरा होना समझ में आगे बढ़ने का रास्ता है। और अगर इसमें बदली होती है तो ये पूरे जस्टिस का हनन है। और ये सब आपका जो कि आपका ये बहुत ही इथिक्स का पार्ट है, जो कि आप इसे याद कर लेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नोट्स जो आपका है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस का हमने यहाँ पे सब कुछ GS 1 to GS पेपर 4 को कवर किया। और ये जो नोट्स है आपके UPSC मेंस के आंसर में अच्छे डाटा पॉइंट्स, कीवर्ड जैसे कैपिटलेट्स एंड कॉन्वेंशियल भारत और केस स्टडी डालने में बहुत ही मदद करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो जहाँ तक होगा मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा हो। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।